वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस के लिए 74 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ये सारे के सारे प्रश्न पहले यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार? बताइए। महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जिस यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? सोनार। ठीक है। वो हवा में उड़ रही रडार। तो समुद्र के भीतर छिपी हुई कोई वस्तु हो, पनडुब्बी हो अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। इससे पराश्रवित तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति जो है वो पता लगाई जाती है, जानी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापोगे? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है इसमें? ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर? देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है यहाँ पर वो हो जाएगा डी, ऑडियोमीटर। ठीक है। वायु की गति या वेग का पता लगाने के लिए एनीमोमीटर है। तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एक शब्द है एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु का वेग का मापन किया जाता है। जो ऑडियोफोन होता है वो दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जो ठीक से नहीं सुन पाते। एक क्रोनोमीटर उपकरण है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ जो है मापन करता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? देखिए, एनीमोमीटर तो होगा नहीं, वायु वेग या वायु की गति हो गया। यह है लक्स मीटर। क्या है? लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको लक्स मीटर बोलते हैं। जबकि कोलोरीमीटर जो है वो एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। कौन सा? कोलोरीमीटर। इनमें से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? क्या मापता है रिएक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर? भूकंप की तीव्रता। तो देखिए, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने वाला पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा होता है और रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। ठीक है। 1 से 9 तक जो है बराबर बटा होता है ये पैमाना। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या नाम है उसका? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ होता है वो। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। एक सच का सामना नामक सीरियल भी आता था स्टार प्लस पर। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर एक शब्द था ऊपर, उसका प्रयोग किया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है गायरोस्कोप। और शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र काइमोग्राफ है। और ग्राफ किस पर? रक्तचाप का, हृदय की धड़कन का। ठीक है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इनमें से गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। इस काइनेटिक एनर्जी को जनित्र की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए तो क्या है? क्या है? डायनामो। क्या है? डायनामो।
और एक चीज़ का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो, उसको बोलेंगे विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक ट्रेन है, जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठा हुआ यात्री, उसका जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इम्पोर्टेंट है। स्थिति का जड़त्व। क्यों होता है? स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी। तो यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। महसूस किया होगा आपने ऐसा। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण जो है विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप होता क्या है? यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है पीछे की ओर झुक जाता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। गलत है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा को ना तो परिवर्तित किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही तो पढ़ा था ना बचपन में। तो ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही हो सकता है उसका विनाश, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इम्पोर्टेंट है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण। तो देखिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है, बताइए। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। तो देखिए, बल वह खिंचाव या धक्का है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। इम्पोर्टेंट है संवेग यहाँ पर, जो एक सदिश राशि है। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का बोलते हैं संवेग, यानी मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी के निकट है? यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं है? तो पृथ्वी भी तो करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए इस पर वायुमंडल नहीं है? या फिर इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ये कारण है। तो पृथ्वी के निकट होना, इस पर वायुमंडल ना होने का कोई कारण तो है नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी भी तो करती है, उस पर तो वायुमंडल है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी भी तो किसी न किसी की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा नहीं करती क्या? तो परिक्रमा करने से वायुमंडल खत्म हो जाता है क्या? तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो चौथा ही बचा, यही करेक्ट होगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, पता होगा आपको। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तथा धरती का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का पलायन वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से वो पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। ठीक है। अगर 11.2 होता या 8 या 9 तक होता, तो जो उसका गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा का, उनको पकड़ कर रख लेता ना, जाने नहीं देता। अब चले गए, चंद्रमा को अकेला छोड़ गए। ठीक है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पेंडुलम घड़ी गति से चल सकती है।
पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है कि पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई कब बढ़ती है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो लोलक धीरे चलेगा, घटेगी तो तीव्र चलेगा। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में चलती है धीमी गति से, क्योंकि लोलक की गति बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल जो है घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीमी चलती है और सुस्त हो जाती है। लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोलक की काल अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और लंबाई बढ़ जाती है कब? गर्मियों में, और घट जाती है कब? शीत ऋतु में। तो लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी काल अवधि भी उतनी ही अधिक होगी, यानी उतना ही समय लेगा, ठीक है। और लंबाई जितनी छोटी होगी उसकी काल अवधि जो है घट जाएगी, यानी समय कम लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। प्रकृति के ज्ञात बलों में 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रकृति में जो भी ज्ञात बल हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब बताइए इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये 4 कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से एक गलत है। गुरुत्व बल चारों बलों में सबसे प्रबल है। ये चारों बल दिए, जैसे कि विद्युत चुंबकीय बल हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल हो गया, इसमें जो गुरुत्व बल है ना, ये सबसे प्रबल है, ये कहना चाह रहा है। और अगला स्टेटमेंट है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए हुए है। देखिए गलत कौन सा है इसमें, पहले करेक्ट करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए हुए है, करेक्ट डी। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, करेक्ट है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं। अधिकतर सिर्फ और केवल वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, ओनली वाले, वो गलत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये सही है। गुरुत्व बल चारों बलों में सबसे प्रबल नहीं है, बल्कि सबसे दुर्बल है। इन चारों में सबसे अधिक प्रबल कौन सा है? इनमें प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। यूपीएससी तक में पूछा गया प्रश्न ये। तो देखिए 4 आधारभूत बलों में जो गुरुत्व बल है वो सबसे क्षीण है, सबसे दुर्बल बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल जो है समस्त मूलभूत बलों में सबसे प्रबल है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 75 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और एक लाइक किया कीजिए अगर टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।